2014 में मोदी ने पहली बार मांगा साथ। जनता ने लगातार 2 बार बनाई सरकार। क्या इस बार भी मां गंगा देंगी आशीर्वाद? आज सबसे बड़े चुनाव के सबसे बड़े चेहरे की बात करते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, काशी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं इसी काशी, इसी वाराणसी से, जहां उन्होंने एक दिन पहले ऐसा भव्य रोड शो किया जिसकी तस्वीरें हर किसी को देखनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने गोद लिया है, मैं तो मां गंगा का बेटा हूं, तो फिर उसी काशी के लोग, उसी काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भर भर के आशीर्वाद देती है। जो भीड़ दिखाई देती है, जो रोड शो की तस्वीरें सामने आई हैं, वो बहुत भव्य हैं। आप देखेंगे चारों तरफ कोई फूलों से स्वागत कर रहा है, कोई पलक पावड़े बिछाए सुबह से ही उनका इंतजार कर रहा था। तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे भी यहाँ पर लगते हुए दिखाई देते हैं और खास तौर पर महिलाएं जो हैं उनमें जबरदस्त उत्साह दिखाई देता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भीड़ रोड शो और रैलियों में दिखाई देती है, ये सिर्फ रोड शो या रैलियों तक ही सीमित नहीं है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि काशी की जनता एक बड़े मार्जिन से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि 2014 जब से काशी आए हैं, तब से यहाँ की जनता उन्हें ये आशीर्वाद वोट के जरिए भी दे रही है। कैसे, अब मैं आपको जरा आंकड़ों से भी समझाती हूँ। 2014 की सबसे पहले बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा काशी से। अब काशी की जनता ने उस वक्त, चूंकि आपको याद होगा 2014 में तो मोदी लहर थी, यानी कि वो जगह भी, वो ऐसी सीटें भी जहां पर बीजेपी अच्छा होल्ड नहीं रखती थी या फिर वो दूसरी पार्टियों का गढ़ था, वो उस मोदी लहर में सब कुछ ढह गया, सब कुछ बह गया, ऐसी आंधी आई। और इसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, तो आंकड़े भी देखिए क्या कहते हैं। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री ने काशी से चुनाव लड़ा, तो जीत का अंतर आप देखिए, ये मार्जिन था 3,71,784। ये एक बड़ा जीत का अंतर दर्ज किया प्रधानमंत्री ने। लेकिन मैं आपको बता दूं, और शायद ये बात आप जानते भी होंगे, कि उसी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के साथ साथ एक और सीट से चुनाव लड़ा, वडोदरा से। वहां से भी उन्होंने जीत दर्ज की और जो जीत का अंतर था, मार्जिन था, वो ज्यादा था। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 5,70,128। लेकिन आप जानते हैं कि इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद भी उन्होंने वडोदरा को नहीं चुना, उन्होंने काशी को चुना। अब को मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब भी कोई 2 सीट से चुनाव लड़ता है, तो अमूमन हम यही देखते हैं कि जहां ज्यादा जीत का मार्जिन होता है, यानी कि जहां अच्छे अंतर से जीत दर्ज की जाती है, उस सीट को रख लिया जाता है, क्योंकि नियम यही कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने वडोदरा को नहीं चुना, प्रधानमंत्री ने काशी को ही चुना, जहां से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। और काशी की जनता ने जब उनको आशीर्वाद दिया, तो प्रधानमंत्री ने जनता को फिर कभी भी नहीं छोड़ा। अब 2014 के बाद 2019 के भी आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ। 2019 में आप देखिए, चूंकि 2014 में मोदी लहर थी, ये कहा जा रहा था कि इसीलिए भाई इतना ज्यादा जीत का जो आंकड़ा था वो बढ़ गया। लेकिन आप देखिए 2019 में ये जो अंतर है वो बढ़ता चला गया। 2019 में 4,79,505, ये आप सोचिए जीत का अंतर 2019 में रहा। और अब चूंकि बारी 2024 की है, अब मैं आपको एक बात और भी साफ कर दूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप तमाम इंटरव्यूज इस वक्त देख लीजिए, न्यूज़ 18 इंडिया को भी उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, उसमें भी आप देखेंगे तो वो कुछ चीजें हैं जिनको लेकर बिल्कुल श्योर दिखाई देते हैं। एक है उनका काशी से फिर से सांसद चुना जाना, यानी कि अपनी सांसदी को लेकर, और दूसरा फिर एक बार मोदी सरकार को लेकर, और तीसरी सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र बार बार वो कहते रहे हैं, एक तरीके से इसे चुनावी कैंपेन का स्लोगन बना लिया गया है, और वो है 400 पार। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मेरे सहयोगी अमीश देवगन ने ये भी पूछा कि भाई अब तो विपक्ष ये कह रहा है कि अब आप तो 400 पार आपने बोलना छोड़ दिया है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मैंने तो ये कल भी कहा है। यानी कि अभी भी वो इस बात पर बिल्कुल श्योरिटी के साथ है कि भाई ये 3 चीजें तो होने ही जा रही हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये सिर्फ हवा हवाई बातें तो हो नहीं सकती, या फिर
जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं या जो लोग मोदी का समर्थन करते हैं सिर्फ वो कह दें तो उससे तो होगा नहीं। मैं अब आपको कुछ और विश्लेषण के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्राउंड जीरो पर जब मैं और मेरे सहयोगी गए, मैंने खुद ने भी इलेक्शन के दौरान ग्राउंड पर लोगों से बात की, तो एक बात तय है और वो ये है कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पर ही है, वो है मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर। अब आप ये सोचेंगे कि भाई लोकसभा का चुनाव है तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही तो होगा। नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि जब आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, आप कोई भी सीट ले लीजिए, हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं और मैं आपको बता दूं ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो ये जानते ही नहीं है कि उनका कैंडिडेट कौन है। वो ये नहीं जानते कि उनके इलाके से भाई कौन चुनाव लड़ रहा है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि कमल का बटन दबाओगे तो वोट मोदी को जाएगा। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई यहाँ से मोदी थोड़ी लड़ रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भारतीय जनता पार्टी है, कमल का निशान हमें दिखाई देता है, हम इसी को वोट देंगे। तो एक ग्राउंड पर जो आप स्थिति देख रहे हैं वो ये बताती है कि मोदी फैक्टर इस वक्त भी बहुत हावी माना जा रहा है। अब दूसरी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वाराणसी की यहाँ पर बात करूं, तो देखिए वाराणसी जो है, आप अगर 10 साल, चूंकि अगर 10 साल पहले आप काशी गए होंगे और 10 साल बाद अगर आप काशी जाएंगे और काशीवासी से अगर आप किसी से बात करेंगे, तो एक बात तो तय है कि काशी का कायाकल्प हुआ है, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं। अब मैं इसको और आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाऊं तो आप देखिए, अयोध्या की जब बात होती है या अयोध्या में अगर आप जाएंगे तो वहां शुरुआत होती है जय श्री राम के साथ। अब मथुरा चले जाइए, राधे राधे के बगैर वहां सब कुछ अधूरा है। ठीक वैसे ही जो वाराणसी है वहां पर हर हर महादेव के साथ ही सब शुरुआत होती है। अब आप इसे इस लिहाज से भी देखेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो एक बड़ा पर्यटन का केंद्र बन चुका है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। यानी कि अगर आप जनता के लिहाज से देखेंगे तो वो क्या चाहती है कि भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश की सरकार चला रहे हैं, ओके, लेकिन आप हमारे भी सांसद हैं, तो आपने हमारे लिए क्या किया। तो प्रधानमंत्री समय समय पर ये जो तमाम चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये खुद गिनवाते रहे हैं कि भाई काशी की जनता के लिए मैंने ये किया है, और अपना वो प्लान भी बताते हैं आगे का कि क्या रहने वाला है। आप देखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। अब लोग कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आप देखिए, जो पूरा ज्ञानवापी का मामला है वो कोर्ट में है। हालांकि इस पर पूरी जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, लेकिन लोगों को एक उम्मीद है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री से ही यहाँ पर दिखाई देती है। ये कई सारे ऐसे कारण हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड इस बात को लेकर रखते हैं कि बीजेपी क्यों आखिर ग्राउंड पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। कई सारी जरूर ऐसी सीटें हैं जहां पर हो सकता है कि थोड़ी सी स्थिति जो कंफ्यूजन की है वो दिखाई देती हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अब चूंकि आगे बढ़ते हुए हम विपक्ष की भी बात करने जा रहे हैं, तो विपक्ष के साथ जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं एक बड़ी समस्या इस बात की है कि रणनीति जो है, चूंकि आप बीजेपी को देखेंगे, बीजेपी तो आपको 12 महीने दिखेगी इलेक्शन मोड में काम करती हुई, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम भी आ गया है तो जिस तरीके के डिसीजन आप लेते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा था, अब सबसे बड़ा उदाहरण आप अगर विपक्ष की तरफ से देखेंगे तो अमेठी का है। अमेठी रायबरेली को लेकर इतना सस्पेंस हुआ। अब वहां के खुद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अमेठी से अगर राहुल गांधी को नहीं लड़ना था चुनाव, तो कम से कम प्रियंका गांधी को वहां से उतार देना चाहिए था। यानी कि एक बड़ा चेहरा जो है वो माना जा रहा है कि विपक्ष के पास इस वक्त दिखाई नहीं देता, यानी कि एक मजबूत फाइट देने के लिए। हालांकि देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि 4 जून को नतीजे आने हैं, किसके दावेदारी कितनी सही साबित होती है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये ग्राउंड का जो माहौल है वो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, जो अलग अलग सीटों पर हमारे सहयोगी या फिर राजनीति की बेहतर जानकारी रखने वाले लोग देते आए हैं। इसीलिए एक बात बहुत क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या मैं एनडीए को कहूं तो वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो एक मजबूत फाइट देने को लेकर बहुत आश्वस्त दिखाई दे रही है कि भाई किसी भी तरह यहाँ पर जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो पूरा हो ही नहीं सकता क्योंकि सीटें बहुत सारी हैं जो कम हो रही हैं, विपक्ष का दावा है। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं कि 4 जून को वो दिन होगा जब रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे, किसके दावे में कितना दम है ये जरूर देखना होगा। और इसी तरह लोकसभा चुनाव तक हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए इसी तरह बात चुनाव की कई सारे एपिसोड में आपके लिए ला चुकी हूँ, आगे भी लेकर आऊंगी। और हाँ, इसी तरह हर खबर से अपडेट रहने के लिए भी अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।